आनंद भारती तर्कशील द तर्कशील यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज यहाँ पे माननीय लालमणि मौर्य जी तथा उनकी जीवन संगी रमा जी के निवास स्थान पे हूँ। दरअसल निवास स्थान क्या स्टूडियो है ये। और आज यहाँ मौर्य समाजचरी ट्रस्ट मुंबई महाराष्ट्र के अध्यक्ष भी हैं आप, और बसई में रहते हैं, और बसई में आज एक छोटा सा वीडियो बनेगा यहाँ। और आज चर्चा होगी दरअसल कि बहुत सारे लोग कुछ न कुछ करते हैं, करना भी चाहिए, लेकिन क्यों करते हैं पता नहीं है जी, क्यों करते हैं पता नहीं है। और आपको हम बताएं, क्योंकि 100 महापुरुषों में पहला स्थान रखने वाले शाक्यमुनि तथागत गौतम बुद्ध ने कहा है कि कोई चीज बहुत दिनों से मानी जा रही है इसलिए नहीं मानना है, बहुत लोग मानते हैं इसलिए नहीं मानना है, धर्म ग्रंथों में लिखा है इसलिए नहीं मानना है, संत महापुरुषों ने कहा इसलिए नहीं मानना है। किसी भी चीज को तर्क की कसौटी पर कसना खरा उतरता हो और जीव कल्याणकारी है तो मान लेना चाहिए। तो आज मैं माननीय लालमणि मौर्य जी से शादी विवाह के बारे में थोड़ा सा चर्चा करना है, क्योंकि मुझे भी पता नहीं कि ये लोग करते हैं तो क्यों करते हैं, उसका कारण क्या है। तो वो आज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जैसे शादी में मंडप को लेकर के मैं आपसे जानकारी लेना चाहूंगा। जो मंडप बनता है, पहले के जमाने में जो बनता था, आज भी लोग थोड़ा सा रूप देते हैं, तो उसके बारे में जरा बताएं। सबसे पहले तो मैं आपका अभिवादन करता हूँ कि आपने आए इस विषय में चर्चा की जी, और बहुत अच्छा लगा जी। ऐसे ही है कि हमारी आपकी प्रथा जो है ना जी, बहुत जमाने से चली जा रही है, आज की नहीं है। जी, पहले बाल विवाह हुआ करता था। जी। बाल विवाह में किसी का 2.5 साल के बच्चे से तो कहीं 4 साल के बच्चे या 5 साल के बच्चों में आज के 60-70 साल पहले शादी होती थी जी। तो उस समय कुछ मजबूरियाँ थी और उस मजबूरियों के कारण लोगों का वैसा करना पड़ता था, जबकि आज वो मजबूरी नहीं, फिर भी लोग ऐसा कर रहे हैं। उसका कारण जैसे आप पहले था, हम लोग मड़वा बनाते थे। हाँ, मड़वा मंडप जी। वो क्यों बनाते थे पहले? तो मंडप बनाने का कारण ये था जी, कि जब आप आज भी शादी करते हैं तो एक प्रथा दिखाते हैं कि तुम गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर रहे हो, गृहस्थ के हर कार्य आपको मालूम होना चाहिए जी। तो पहले हम लोगों के पास पक्के मकान या मकान घर नहीं रहा करते थे। हमारे पास छप्पर या जिसको हम लोग बोलते हैं मड़ई या मड़हा जी, छोटी होती थी तो मड़ई कहा जाता, बड़ा होता था तो मड़हा कहा जाता था जी। तो हम लोग मड़ई या मड़हा में रहते थे। मकान घर नहीं हुआ करते थे। आज के सब 200 वर्ष पहले की बात है। तो लेकिन शादी तो हजारों वर्ष पहले से हो रही है। तो जब मंडप में बैठते हैं तो बच्चे को या जो उस समय का बर होता, दूल्हा होता है, उसको सिखाया जाता था कि भाई अब तुमको भी एक मड़ई की व्यवस्था करना है। और वो मड़ई कितनी बड़ी होनी चाहिए, कम से कम आप हर इंसान अपने हाथ का 3.5 हाथ का होता है, तो अब 2 आदमी हो रहे हो तो कम से कम 7x7 की मड़ई होना चाहिए। तो 7x7 की मड़ई बनती है। लड़की के यहाँ लड़के के हाथ, लड़के के हाथ से नापा जाता है और लड़के के यहाँ लड़के के हाथ से नाप को मड़ई बनाया जाता है। और उसको दिखाने को उस समय मजबूरी थी, हमारे पास मड़ई मरहा रहता था, उसको दिखाने के लिए बनाया गया जी। लेकिन आज हमको वो चीज़ नहीं है, लेकिन आज वो प्रथा है जी। वही जो पहले प्रथा हो जाती है मड़ई मड़ा बनाना। आज हमको आपको दिखाना चाहिए, फ्लैट होना चाहिए, बंगला होना चाहिए या हवेली होना चाहिए, उस चीज़ को दिखाना चाहिए अगर दिखाना ही है तो। जी, मतलब उस तरह का मतलब डिजाइन और वगैरह वगैरह बना दे तो चलेगा। हाँ, उस सरपत बरपत और बांस बांबू की जरूरत नहीं है जी। तो ये तो हो गया मंडप के बारे में आपने बताया, लेकिन मैंने देखा मंडप में जो बीच वाला बांबू होता है उसमें सुग्गा होता है, तो सुग्गा के बारे में आपका क्या मानना है? ऐसा, जबकि जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि पहले शादी छोटे बच्चे की होती, 2 साल 2.5 साल 3 साल या 5 साल के अंदर के बच्चे की होती थी, बाल विवाह जिसको बोलते थे जी। अब बच्चे की जब शादी होती तो उनका पहला खिलौना जो होता था, दर्जी के यहाँ से सुग्गा चिड़ई बन के आता था जी। उसमें कपड़े बन के आता था, उसके अंदर भूसी भर देते थे धान की और पूंछ कई कलर के पूंछ लगा देते थे कपड़े का और बच्चे को सुला के उसी के ऊपर लटका देते 10-12 सुग्गा।
तो बच्चे उसी में हाथ पाँव मारते थे, उसी से खेलते थे। मतलब 8 महीना 4 महीना 6 महीने का रहता था तो की बात कर रहे हैं। हाँ, 10 अरे 2 साल 2.5 साल जी, के जी, बच्चे तक का जी, होता था। जी। और पहले सूप में लिटा कर या 2.5 साल 3 साल के बच्चे की ही शादी होती थी। बहुत पहले की बात है। बहुत पहले की बात है। लेकिन अपन मोटा मोटा मार के चले कि 5 साल 8 साल में 9 साल में शादी जब होती थी तो जी पहले 3-4 साल में ही शादी हो जाती थी। जी गाँवना भले 10 साल 12 साल 15 साल में आता था। जी तो बच्चे को अब बच्चा क्या चीज से खेला है, वही सुग्गा और चिड़ै से। जी मारा में जब बैठेगा, शादी ब्याह होगा, 10-5 मिनट का नहीं होता, 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा लग जाता है। जी। बच्चा जब रोने लगेगा तो उसको कैसे बजाएंगे, इसलिए वहाँ सुग्गा रखा जाता है। आज भी हम देखते हैं मड़ई में जब बैठते हैं, यहाँ खिचड़ी खाते हैं तो सुग्गा को नोचते खसोटते रहा है। अच्छा। तो वो बच्चा खेलता था और नोचता खचोटता, उससे शांत होता था। इसलिए मजबूरी थी वहाँ सुग्गा या खिलौना रखना जरूरी था। जी। तो कहने का मतलब आपके ये है कि बच्चे से शादी से कुछ लेना देना नहीं रहता था, और वहां पर जब मान लीजिए उसको दिक्कत परेशानी होता था तो उसको एक घंटा बैठने के लिए वो बताते थे कि सुग्गा है, शादी हो जाएगी तो सुग्गा तुमको मिलेगा। लोग सुग्गा लूटने की भी बात करते हैं। बच्चे को बजाने के लिए ही होता था, शांति रखने के लिए ही होता था जी। और बच्चे को उस समय 2-2.5 साल, बच्चे आज भी 2-2.5 साल 3 साल या 5 साल बच्चे को क्या पता है कि इज्जत क्या, बेइज्जत क्या, शादी क्या, विवाह क्या। जी जी। हाँ, उनको सांसारिक रीति रिवाज से कुछ पता ही नहीं है। तो जो बच्चे खेलते थे उस चीज को दिखाया जाता। तो कहने का मतलब यह है जब बाल विवाह था तब उसकी जरूरत थी। हाँ। और आज अगर बाल विवाह नहीं हो रहा है तो उसकी जरूरत नहीं है, ये मेरा मानना है। नहीं, अभी आज देखो 2 साल 2.5 साल के बच्चे की शादी नहीं होती, 20 साल प्लस का 25 साल 30 साल के बच्चे की होती है जी। और अच्छे बच्चे पढ़े लिखे होते हैं, हर चीज को अच्छे बुरे की समझ होती है, फिर शादी होती है। आज उस चीज की जरूरत नहीं है। लेकिन मैंने देखा है लोगों से जब मैं पूछता हूँ कि क्यों रखा जाता है तो लोग बोलते हैं कि मालूम नहीं, ऐसे रिवाज है। ऐसा है ना जी कि आज के करीब 90% लोग ऐसे हैं जो पहले चली आ रही है उसी चीज को मानते हैं, जो उनके फायदे की चीज है उसको छोड़ देते हैं, लेकिन जिसमें उनका विशेष खर्चा विर्चा नहीं होता उसको अभी तक मानते चले हैं। सबसे बड़ी बात मेंटालिटी ये है कि भाई इस सब जो हो रहा होने दो, अपने से क्या लेना देना है, 10-5 मिनट में खत्म हो जाएगा, बस खत्म हो जाएगा, 1-2 दिन का मामला है। और उसके विषय में जानकारी चाहते नहीं कि भाई हम ये क्यों कर रहे हैं। और इंसान वही है, सब सूझबूझ वाला वही है, जो कोई काम करता क्यों कर रहा है उसके विषय में जानकारी होना चाहिए। जैसे कि हमारी जब शादी हुई थी तो जोड़ा जामा में हुआ था, एक ही जोड़े जामा से अक्सर 90% गांव वालों की शादी हो जाती थी, पीला कलर का था। उसका रीजन ये था, रीजन की बात तो ठीक है, वो भी तो रीति रिवाज परंपरा था। हाँ। आज उस परंपरा को लोगों ने छोड़ दिया। अभी शेरवानी है तो ये है तो वो है तो वो है, उसको तो उन्होंने छोड़ दिया, लेकिन सुग्गा को अभी पकड़ के रख रहे हैं। तो हमारे कहने का मतलब ऐसा लग रहा है कि आज काल में अगर बच्चों को देखिए वो सुग्गा लेके खेलेगा ही नहीं। आज 2 साल का बच्चा तो मोबाइल लेके खेल रहा है, मानते हैं इस बात को? मानता हूँ। तो कहने का मतलब वो सुग्गा तो बेकार है, मतलब वो किसी काम का नहीं है। सुग्गा रखना मूर्खता है, मूर्खता है, ना समझी बोलो उसको। जी जी जी। लेकिन अभी क्या है, बहुत से लोग जान के भी रस्म पूरा करे तो रस्म है, और कुछ लोग उनको बता देते हैं भाई ये नहीं करोगे तो अच्छा नहीं है, शुभ नहीं है, ये नहीं है जी। लेकिन वो कोई शुभ नहीं है, इसका कोई उससे शुभ अशुभ से कोई लेना देना नहीं है। मात्र बच्चे को बचाने के लिए रखा जाता था, आज भी वही कागज रखते हैं, क्योंकि लोग समझ नहीं रहे कि क्यों रखा जाता था, और किसी को मालूम नहीं है। पूछो तो किसी को मालूम नहीं है, लेकिन दादा ने रखा इसलिए मैं रख रहा हूँ, बाकी और कोई मतलब नहीं है। दादा ने पढ़ाया लिखाया कि बच्चे का विवेक बढ़ेगा, लेकिन विवेक वहाँ खत्म हो जा रहा है। आगे की मैं बात कर रहा हूँ, एक मंत्री पूजा होता है शादी के पहले। मंत्री पूजा के बाद तरह तरह का, हमारे यहाँ तो खाना खाने के बाद पत्तल में थोड़ा छोड़ते हैं, आंख बंद करके धूल पे ले जाते हैं, उसको गाड़ते हैं। तो ये मंत्री का पूजा, कौन सा मंत्री, मैं समझ नहीं पाता हूँ। ये तो बहुत बड़ी मूर्खता वाली बात है, अगर हम आप समझेंगे तो ना समझी की बात है जी। उसका कारण देखो, जो हमारे उपदेहित आते हैं पंडित जी, तथाकथित पंडित जी जो आते हैं जी, वो एक मटका लेते हैं, नहीं कहीं डोना लेते हैं, नहीं कहीं कोसा रखते हैं जी, और उसमें देवताओं को पितरों को बुलाते हैं। किसमें? वो मट्टी में, वो जो बर्तन जो रहेगा, हांडी, चाहे वो हांडी हो, चाहे पुरवा हो, चाहे दोना हो, चाहे दियरी हो, जिसमें भी अच्छा लगते हैं। फिर माँ बाप या जो पूर्वज होते हैं, उसमें बुजुर्ग जो होते हैं, हाँ, उनसे उड़दी की दाल पिसवाते हैं। अच्छा, क्योंकि वो चिकना होगा,
चिकना होता, और उसको ढक देते हैं, इसे दिखाते हैं कि देवी देवता कागज सब देख न पाए, समझ न पाए। अच्छा। और दूसरे फिर उस पितरों को बुलाकर और देवताओं को बुलाकर उस मटकी में बंद करते हैं। अच्छा। और ऊपर से उसको ढक देते हैं और उसके उर्दी की दाल जो पीसी होते हैं उससे लेप कर देते हैं। अभी हमको आपको ये चीज़ समझना चाहिए, सोचना चाहिए कि अगर कोई देवी देवता है, अब वो मजबूत है जो उसमें भर जा रहा है, वो मजबूत है। कौन सा आदमी मजबूत है? जो उसको दबा कर मटकी में दबा रहा है वो मजबूत है या देवी देवता मजबूत है? और दूसरी बात यह है कि हमारे पुरोहित जी ऐसी शिक्षा देते हैं उस समय, जब शादी होने लगेगी तब इसको खोलना, पितर लोग या देव देवता आपका वहाँ जाके यज्ञ देखेंगे, मतलब शादी ब्याह देखेंगे। अभी सोचो 24 घंटे पहले उसको बंद किया जाता है। अगर 2 मिनट किसी मटके में किसी को बंद कर दिया जाए तो उनका सांस फूल के मर जाएगा, मरना पक्का है। तो कौन से ऐसे देवी देवता हैं जो 24 घंटा, पितर हैं 24 घंटा जब जीते थे हमारे पितर लोग, तब 2 मिनट सांस बंद हो जाए मर जाते थे, और मरने के बाद 24 घंटा जिंदा रहते हैं। ये हमको तो एकदम मूर्खतापूर्ण या नासमझी ही दिखती है। ऐसा करना अपनी नासमझी ही मानते हैं। अच्छा, दूसरी बात आपसे मैं जानना चाहूँगा, आप अभी कुछ बात कर रही थी कि उड़ा करके वो पीसते हैं, इसलिए पीसते हैं ताकि पितरों को पता न चले कि हमको कहाँ बंद किया जाएगा, ऐसा है क्या? मतलब एक तो ढक्कन ऐसे रहेगा, उसके ऊपर रख करके बाद में वही वो लगाते हैं क्या, ऐसे ढकते हैं ताकि सांस भी न आए? अच्छा, एकदम ढाँप देते हैं। तो कहने का मतलब आज जानकारी होने के बाद मेरे को तो ऐसा नहीं लगता कि करना चाहिए। नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। मतलब जब समझ में आ गया कि भाई इतना मंत्र मार करके उनको बुला दे रहे हैं। नहीं, हम करते थे जब नहीं जानते थे, अब हम जान गए तो फिर वही करें तो क्या मतलब है? बहुत अच्छी बात। आगे की हम बात करेंगे, वो चरित्र मंत्री का जो पूजा होता था उसके बारे में। हमारे यहाँ एक रस्म है कि दूल्हा जो होता है, जब वो मतलब बनने वाला है, वो खाना खाता तो आधा खाना थाली में छोड़ता है पतली में, और उसको बंद करता है। तो हमारे यहाँ एक रिवाज है, छाता वोता ले लेंगे, एक पूड़ी जो है हंसुआ में ले लेंगे, और बाद में वो पतरिया को आंख बंद करके लड़कवा को ले जाते हैं, घूर में गड़वाते हैं। तो आपके यहाँ ऐसा है कि नहीं? हमारे यहाँ है कि घूर में देते हैं। खैर वो होगा कुछ न कुछ तो कारण होगा वो भी। हमारे यहाँ ऐसा है रिवाज। आगे एक परछन की मैं बात कर लेता हूँ आपसे, क्योंकि लड़के की माँ आजकल देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में 99% लोग नहीं जाती हैं। तो जैसे जब बारात निकलने लगता है तो वहाँ की गांव की जो महिलाओं का एक रस्म होता है, डीह बाबा, लंगड़ बाबा, पुजारी बाबा, चौरा माई, सत्ती माई, वो सब तो करती है। उसके अलावा जब विदाई होने लगता है तो मूसर लेके आती है, परछन करती हैं, उसमें कुछ पैसा लुटाती हैं, कुछ क्या क्या करती हैं। वो परछन का मतलब क्या होता है, उसके बारे में बताएं। ऐसा है जी, पहले हम लोगों के अंदर शिक्षा और शस्त्र ये सब रखने का अधिकार ही नहीं था। शिक्षा का अधिकार नहीं था, शस्त्र रखने का अधिकार नहीं था। जी जी हाँ। तो जो परछन, हाँ, पहले ऐसा था जी, अपने बहुजन समाज में समझो जी, ओबीसी, एससी, एसटी वालों को शिक्षा का अधिकार नहीं था, और सत्ता का अधिकार नहीं था, और शस्त्र रखने का भी अधिकार नहीं था। हमारे लोगों के पास क्या था? लोढ़ा और मूसर था। जब बच्चे, छोटे बच्चे जब शादी में जाते तो उनको तो मान सम्मान का कोई फर्क पड़ता नहीं था। जी, बच्चा को डरवाते थे, जी, बोलते थे कि भाई कागजिया थे, मूसर और लोढ़ा, आज तो ऐसा दिखाते, पहले ऐसा दिखाते, पहले ऐसे करते थे, ऐसा दिखाते थे जी। तुम शादी में तो जा रहे हो और शांति से प्यार से रहना, जैसे वहाँ कहा जाए वैसे करना, नहीं तो लोढ़ा और मूसर देखे रहो। मैं आओगे तो इसी से पूछूंगी अगर तुम्हारी कोई शिकायत मिली तो। जी। और उसके बाद जब दूल्हा यहाँ से अपने ससुराल जाता था तो वहाँ के पूर्वज जो बुजुर्ग लोग थे वो लोढ़ा मूसर लेके आते थे। वो बोलते थे कि भाई अब ये देखना हमारा लोढ़ा मूसर, अगर मंडप में ढंग से बैठे रहना, ढंग से रहना, जैसा कहा जाए, जैसे बोला जाए वैसे सुनना। अगर वहाँ कुछ उल्टा पात करोगे तो यही लोढ़ा मूसर देखे रहो। तब 2.5-3 साल बच्चा लोढ़ा मूसर देख कर डर जाता था। तो मात एक डराने की ही है, और यहाँ पर नहीं, हर जगह है। अपने उत्तर प्रदेश में लोढ़ा मूसर से, राजस्थान में देखोगे तलवार से, और उसके बाद महाराष्ट्र में देखोगे तो कान में गिट सिटकी दबाते हैं। तो हर जगह डरवाने मतलब एक
उस समय मजबूरी भी थी जी। कि बच्चे को डरा के नहीं बैठाएंगे तो 2 घंटा 2.5 घंटा 3 घंटा कैसे बैठे। महाराष्ट्र में कनेटी लगाते हैं। हाँ, कनेटी दबाते हैं, वहाँ सिक्की रखते हैं। जी जी। तो मोटा मोटी कहने का मतलब मेरे ये है कि उस जमाने में उस समय जरूरत था, क्योंकि बच्चे को पता नहीं था, बच्चा तो मस्ती करता, तो उसकी माँ तो जाती नहीं थी, तो कहने को मतलब ये दिखाती थी कि अगर गलत करके आओगे तो इसी से मार जाओगे, तो वो समझ जाता था कि भाई सही सलामत रहना है। और वहां जैसे उतरता था तो वहां के लोग भी मुसर दिखाते थे, और उसके बाद वहां पर जब बैठता था मंडप में, तो मंडप में सुग्गा की बात आ जाती थी, और सुग्गा वही देख देख करके शादी हो जाता था, शांत हो जाता था। और शादी हो जाने के बाद उस जमाने में मैंने सुना किसी का 1 साल में, किसी का 2 साल में, किसी का 3 साल में, 5 में, 7 में दोंगा आता था, गौना आता था। 11वां में। जी जी जी, ये तो यही हो गया। अच्छा, दूसरी बात, परछन के बाद एक गठबंधन की बात आती है, वो जो जोड़ते हैं जी, वो क्या चीज था? ऐसा देखिए, हम आप सभी किसान परिवार से हैं जी तो हमको आपको समझना चाहिए, जैसे हम खेती में 2 बैल लेके जाते थे जी, तो 2 बैल को अलग अलग नहीं पकड़ के ले जाते थे, उनको जोड़ के ले जाते थे। जुआ में या रस्सी से जोड़ देते थे, जी। अब आराम से लेकर अपने गंतव्य जगह पे पहुंच जाते थे। जी। वैसे ही यहाँ पर भी है, बच्चा 2.5 साल 3 साल 4 साल 5 साल का है जी, उसको शादी ब्याह से कोई लेना देना नहीं है, क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा है जी। तो जब बैठता है तो जब 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट अकुलाने लगेगा जी। अब लड़की को जो है नाउन एक ऐसा बिटोर के बैठती थी चिपका के, जी जी जी, जो उसका हाथ पाँव कुछ नहीं दिखता ही नहीं था बराबर। हाँ, और चिपका के बैठती थी, और उसके बाद उसको लड़के को जोड़ दिया जाता था, जैसे बांध दिया जाता था, भागे नहीं। जी जी। और अगर भागेंगे भी दोनों एक साथ में भागेंगे, कहाँ भागेंगे? हाँ, नहीं तो एक तीर घाट एक मीर घाट। हाँ, तो इसके लिए वो गठबंधन होता था, जी। मजबूरी थी उस समय की। जी। लेकिन आज हम आप पढ़े लिखे समझदार हैं, हमारे पूर्वज लोग पढ़े लिखे समझदार नहीं थे, उनको जैसे कहा गया वैसे मानते गए। लेकिन आज हम लोग पढ़कर अगर वही काम करते तो हमारी ना समझी है। तो कहने का मतलब आज लड़का 22 साल 28 साल 30 साल पे शादी कर रहा है, लड़की भी 20-22 साल की शादी कर रही है, तो भागने का कोई सवाल ही नहीं उठता सवाल ही नहीं है ना। तो कहने का गठबंधन की जरूरत नहीं है। आगे की हम बात करते हैं, कन्यादान नाम का जो है, वही कन्यादान हो रहा है, कन्यादान हो रहा है। तो मैं जानना चाहूंगा कि कन्या भी तो एक मानव है, तो मानव का दान होना चाहिए क्या? अब देखिए, ऐसा बात है, जी। दान बहुत अच्छी चीज होती है जी, दान देना बहुत शुभ होता है जी। लेकिन कन्या का दान का मतलब पहले समझे हम कि दान क्या चीज है। जी। दान देने के बाद दान दी हुई वस्तु हो या कोई चीज हो, उस पर हमारा कोई अधिकार नहीं रहता है। जी। और दान देने के बाद उस चीज को अपना सोचना भी नहीं चाहिए कि अपना है। जी। लेकिन कन्या के प्रति ऐसा नहीं होता है, ये गलत बात है। और उसके अलावा पहले जमाने में जैसे था कि उपदेहित आते थे, जी। 3 दिन उनको शादी ब्याह कराते थे, जैसे कि आज के 200 वर्ष पहले था जी। कि 3 दिन हो जाती थी उस उपदेहित के घर में, मतलब शुद्धिकरण के लिए, उनके शुद्धिकरण के लिए, तो वहाँ कन्यादान दे दिया जाता तो था। वहाँ दान दे दिया जाता। 3 दिन के लिए कोई अधिकार अपना नहीं बता सकते थे। अच्छा। चौथे दिन आती थी वो, चौथे दिन अपने चौथी की बात जो करते हैं। हाँ, जी। चौथे दिन अपने ससुराल जाती थी जी। अब उस समय के, अब कुछ लोग तो अच्छे रहते थे जो उसके साथ अच्छे व्यवहार किए, जी। अब कुछ लोग गलत रहते थे जो दुर्व्यवहार किए और उसके साथ गलत काम किए। जी। वो लड़कियां उस 3 दिन के अंदर इतने परेशान हो जाती थी, रोती बिलखती रहती थी। और फिर जब चौथे दिन अपने ससुराल जाती थी तो लोग नैहर वाले उसके शुभ के लिए, उसके अच्छाई के लिए, उसके रोना धोना बंद करने के लिए मिठाई वगैरह ला के चौथी लाते थे, जिससे वो खुश हो गए। जी। ये चौथी का रीजन ये है, और चौथी का कोई रीजन नहीं है कि हम लेके जाए। आज ये सब करना व्यर्थ की बात है, ये सब करना हमारी आपकी नासमझी है, इसको नहीं करना चाहिए। जी 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 जी। तो मतलब चौथी का भी कोई जरूरी नहीं है। नहीं। आज तो बड़े लड़के बड़े हो जा रहे हैं, शादी हो गई, 2-4 दिन 6 दिन 8 दिन के बाद हमारे हिसाब से बच्चा और बच्ची दोनों अपने ससुराल जा सकते हैं, वहां से आ भी सकते हैं। ये तो 100% सही है ना? और सही है, हो भी रहा है। जी 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 जी। और पहले के जमाने में मैंने देखा, जब बच्चियों की शादी हो जाती थी, शादी हो जाने के बाद जब दोंगा जाता था, दोंगा भी जाता था ना, तो दोंगे में भी बहुत रोने का काम करती थी। तो उस समय का रीति रिवाज परंपरा रही, ठीक है, जो भी रहा अलग बात है। लेकिन वही जो आप बता रहे, 3 दिन और 3 रात के लिए शुद्धिकरण के लिए जाती थी, क्योंकि इतिहास गवाह है। तो वहां पर तो बहुत तकलीफ की बात थी, बहुत ज्यादा। जी 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 जी। तो आप बताएं, आप इनकी जीवन संगिनी है? हाँ,
उसमें भी एक चीज और है। जी आज भी जो लोग आज हमारी लड़कियां नहीं जाती पुरोहित के शुद्धिकरण के लिए, हाँ लेकिन आज भी वो पुरोहित आता है 3 बार शुद्ध करता है, जबकि लड़के और लड़की नहा धो के एकदम पवित्र होके आते हैं, मड़ई में बैठते हैं। अच्छा और पुरोहित पता नहीं रास्ते में कैसे आता है, तंबाकू खाते, सुल्टी खाते, संडास करते, पेशाब करते, कैसे भी आता है। जी जी अब वो बैठता है, वो अपने आप को शुद्ध मानता है। जी लड़की लड़के एकदम शुद्ध नहा धो के आते हैं, फिर भी 3 बार ओम पवित्राय नमः, ओम पवित्राय नमः, ओम पवित्राय नमः। मतलब पान जो है कि आम के पत्ता से ऐसे हाँ, ऐसे आज भी 3 बार पवित्र करता है। जी। अब हमको आपको ये समझना चाहिए पवित्र कौन है, लड़की लड़के पवित्र हैं या हमारे पुरोहित पवित्र हैं, ये हमको आपको दिमाग में सोचना चाहिए। पहले की तरह अब जो हुआ, पर आज हम आप तर्कशील हैं, और मैं आज जिससे बात कर रहा हूँ वो भी तर्कशील हैं जी लेकिन ये चीज को अपने तर्क सोचना है, पवित्र कौन है, पवित्र कराना चाहिए अथवा नहीं कराना चाहिए। और दूसरी बात देखा जाए तो वहाँ संस्कृत में मंत्र पढ़े जाते हैं जिसका हमें आपको अर्थ भी नहीं पता है। पहले के जमाने में ऐसा लोग बताते थे, वो अभी निकल गया है। पहला जो उनका जो शपथ विधि कराते थे, पहला जो लड़की और लड़के हाँ वो जो करते थे उसमें बताते थे कि आपका पुरोहित है तो आपका ये है, उसका हमेशा सम्मान करना, उसका कहाँ मानना वगैरह वगैरह था। ऐसा हमें शूद्र शिवशंकर यादव ने बताया और हकीकत में किताब में लिखा हुआ है। तो यही कारण है कि जैसे कि मान लीजिए हम लोगों की शादी हो जाती है, कुछ लोगों का जो विचारधारा वो है, हम लोग अगर अपनी पत्नी को, अपने जीवन संगनी को समझाऊंगा नहीं समझेंगी, लेकिन अगर पंडित जी ने कह दिया, पंडित जी ने बोला तो काम होना चाहिए। ऐसा मैंने ज्यादा देखा है। नहीं, हकीकत भी है जी और मान्यता भी ऐसी है कि हर आदमी की बात हर आदमी को अच्छी नहीं लगती है। जी जी जैसे कोई संत महात्मा चाहे कितने भी सही हो या गलत हो, कैसे भी हो, जी उनकी बात अगर सुनते तो महात्मा ने कहा है, जी फलाने ने कहा है, तो उनकी 10 आदमी जिसकी वैल्यू करते हैं, उनकी बात को अच्छा हो चाहे बुरा हो, जैसा भी हो, उसको स्वीकार करते हैं। और घर की दाल साग बराबर तो आप हम सुनी ही चुके जी हैं। जी 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 तो इस हिसाब से हमारे घर वाले, घर के लोग नहीं मानते, लेकिन दूसरे लोग अगर कहते हैं तो उस चीज़ को मानते हैं और मानना भी चाहिए जी किसी से न किसी से। लेकिन अपने दिमाग में एक चीज़ ये फिट कर लेना चाहिए कि ये मैं कब करूं, क्यों करूं, कैसे करूं। अगर ये प्रश्न हमारे दिमाग में है कि ये काम मैं करने जा रहा हूँ तो क्यों करूँ, इस चीज़ का उनके दिमाग में आना चाहिए। जिससे कि आपने पहले बताया तथागत गौतम बुद्ध ने कहा है कि हमारी बात नहीं मानना, ये नहीं मानना, वो बात बहुत सही है। वो करने के पहले, कोई कार्य करने के पहले, कोई भी शादी ब्याह की मतलब बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी कार्य करने के पहले क्यों क्लियर करना जरूरी हो। चलिए, कहने का मतलब मोटी मोटा देखा जाए तो ये जो पहले की रीति रिवाज और परंपराएं रही हैं, अब तो हमारा कहना है कि लड़की लड़का मंच पर आ जाते हैं, मंच पर जितने लोग आए हैं उनको साक्षी मान करके, वैज्ञानिक और संवैधानिक संविधान को साक्षी मान करके, जितने लोग वहां आए हैं उनको साक्षी मान करके, माता पिता तथा जो अगुआ हैं उनको साक्षी मान करके, साइन बाइन के साथ, प्रमाण पत्र के साथ अगर शादी हो जाए तो सबसे अच्छा होगा। तो ये कहानी के माध्यम से जो बोलते हैं डंडा पीटने का काम कर रहे हैं, वो क्या चीज है डंडा पीटना, मतलब समझता नहीं हूं मैं। बोलते हैं डंडा पीटत है कहा। नहीं, बहुत अच्छी बात है। क्या चीज है सर, बताइए इसके बारे में। एक छोटी सी कहानी है जी। एक अंधी और एक अंधे रहते थे जी। और दोनों एक मंदिर पर भीख मांग के अपना जीवन यापन करते थे। जी। और उसका जो मंदिर को बनाने वाला धर्म आदमी था, वो लोग कई साल उस मंदिर पर रहते थे, उसका पैसा उसने उस आदमी के पास जमा करते थे। जी। और उसने कुछ दिन के बाद जब पैसा जमा हो गया तो ईमानदारी से उनके लिए एक रूम खरीद के दे दिया। जी। जब वो लोग रूम में रहने लगे, दोनों एक दूसरे से शादी भी कर लिए। जी। कुछ दिन शादी करने के बाद कुछ दिन उनको एक लड़का पैदा हुआ। जी। जो लड़का एकदम हिष्ट पुष्ट संतुष्ट, मतलब आँख से कान से हर चीज से सुंदर था। जी। भला था। जी। और वो अंधी अंधर ने सोचा कि इसको मैं पढ़ाई लिखाएंगे और पढ़ाना लिखाना चालू किए। बच्चा जब जवान हो गया पढ़ लिख कर, तो उसका शादी का भी समय आया। जी। जब शादी का समय आया तो बहू भी बहुत अच्छी आई उसके घर में। जी। बहू बहुत अच्छी आई तो पहले दिन जब बहू खाना बनाने बैठी, नहीं, कहने का मतलब ऐसा है जब अंधा अंधी आपस में खाना बनाते थे तो खाना बना के जब रोटी रखते थे तो रोटी खत्म हो गई। हाँ जी जी बताएं। तो जब बहू खाना बनाने बैठी जी, तो उसका पति जो है लड़का जी, उसने एक दरवाजे में डंडा लेके बैठा। अच्छा। आखिर ये क्या वो पीटना चालू किया।
अच्छा तो पहले दिन तो बहू ये समझ गई कि शायद ये रस्म होगा, जी। लेकिन दूसरे दिन जब खाना बनाने बैठी तो फिर पीटना चालू हुआ, डंडा। डंडा। जी। तो बहू को ये लगा कि आखिर ये क्या बात है, तो उसको अपने पति से नहीं पूछ सकी, जी। अपने सास अंधी से पूछता है कि जी। आखिर एक डंडा लेके क्यों बैठते हैं। जी। तब उनके उस सास ने बताई कि भाई ऐसा है, हम भी अंधे, हमारे पति देव भी अंधे हैं। हम लोग खाना बनाते थे, एक दिन रोटी बनाई, रोटी हमारी गायब हो गई। जी। तो मैं अपने पति देव से बोला अंधे से, जी। अंधे पति देव से कि भाई आज रोटी हम लोग बनाई तो, लेकिन रोटी गायब हो गई। जी। तो दोनों भूखे रह गए। दूसरे दिन बनाए, दूसरे दिन भी रोटी गायब हो गई। फिर अपने पति से बोलते कर ऐसा करना, जब रोटी बनाने बैठना तो मेरे को बुलाना, मेरे को बुलाना, जी। मैं बताना। तो जब वो रोटी बनाने लगी, खुद भी अपना हाथ चारों तरफ ऐसे फैलाती थी, देखती थी, जी। देखती थी। बोलती कि मैं चारों तरफ अपना हाथ जब फैलाई तो हमको हमारे हाथ में कोई जानवर आया, चाहे वो कुत्ता हो अथवा बिल्ली हो, मैं देख नहीं पाई। मेरे को समझ में आ गया, ठीक आ गया था, हमारा रोटी जो है यही जानवर उठा ले जाता है, जी। जिसके कारण हम लोग 2 दिन से भूखे हैं। जी। तीसरे दिन से हमारे पति देव ने दरवाजे में एक डंडा लेके बैठे और वो पीटना चालू किए, और हम रोटी बनाई। अंत में कोई जानवर अंदर नहीं आया और हम दोनों खाए। और ये सिस्टम हम लोगों को बन गया। जब हम रोटी बनाने बैठते थे, पति देव आते थे, डंडा पीटते थे, और कोई जानवर हमारे घर नहीं आया, हम लोग सुखपूर्वक जीने लगे। जी। तो बोले तब आपके जो लड़के हैं हमारे पतिदेव, जी। बहू ने बोले जी। तो वो क्यों डंडा पीटते हैं। हाँ जी। तो वो बोली थी, अब उसको उससे पूछो। तो वो गई अपने पतिदेव से पूछी कि आखिर डंडा तुम क्यों पीटते हो। तो वो बताया कि इसमें बात करने की जरूरत नहीं है, ये हमारा आप रस्म है, हमारे पिताजी माँ पीटते चले आए थे, इसलिए मैं भी पीट रहा हूँ। हाँ तो तब वो बहू बोलती है कि आखिर पिताजी तुम्हारे अंधे थे, तुम्हारी माता जी अंधी थी, आप भी सरेख हैं, मैं भी सरेख हूँ, हमारे भी आँख है, आपके भी आँख है, हमको आपको ये चीज़ करना नहीं चाहिए, क्योंकि उनके सामने मजबूरी थी, वो पीटना थे। आज हमारे सामने मजबूरी नहीं है। और उसने पूरी अपने माँ की जो सास जी को बताई हुई बात को अपने पति से बताई, तो पति को भी समझ में आ गया। तो उन्होंने उसी दिन से डंडा पीटना बंद कर दिया। तो हमको आपको आप भी आज डंडा ही पीट रहे हैं, वही पुरानी प्रथाओं को लेकर आगे चलते जा रहे हैं, जबकि वो चीज़ हमको आपको भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे समझदार हो गए हैं, इसलिए समझदारी का हमेशा प्रयोग करना चाहिए। जी, कहने का मतलब यह है कि वो डंडा पीटने का यही कहानी है, यही कहानी कि भाई वो तो अंधा था, डंडा पीट रहा था। हाँ। ये लोग अंधे नहीं थे तो भी डंडा पीट रहे डंडा थे। पीट रहे थे। तो कहने का मतलब पहले बच्चों की शादी होती थी तो उसके हिसाब से सारा चीज रखा जाता था, मजबूरी थी वो। मजबूरी थी। हाँ। लेकिन आज तो मजबूरी नहीं है। आज हमारे सामने कोई मजबूरी नहीं है, हम पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। अगर पढ़े लिखे नहीं होते, आज हमारे माता पिता ने इतना खर्चा करके हमको पढ़ाया लिखाया, हमको समझदार बनाया, अगर हम अपने परिवार को, अपने आप को नहीं संभाल सकते, फिर किसको संभाल सकते हैं। सही बात है। अब लास्ट में एक चीज और पूछना चाहूंगा, उसके बाद अपने बातों को मैं विराम दूंगा। आप दोनों जन से पूछना चाहूंगा, आज दहेज को लेकर के काफी लोग बोलते हैं कि दहेज बंद हो जाना चाहिए, दहेज बंद होना चाहिए, तो दहेज के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? दहेज तो वास्तव में बहुत गलत चीज है, सोचने वाली बात है। अभी मैं शुरुआत से बताता हूँ, जैसे पेट में जब बच्चा आता है जी, चाहे वो लड़की हो अथवा लड़का हो जी, जो 9 महीने में लड़का पैदा होता है, 9 महीने में लड़की पैदा होती है। जो दर्द लड़की के समय होता है वही दर्द लड़के के समय होता है। अब वो भी 9 महीने में पैदा होने के बाद जो खर्च लड़की के प्रति होता है वही खर्च लड़के के प्रति होता है। उसके बाद जब पढ़ाई लिखाई होती है, जितना समय लड़की की पढ़ाई में लगता है उतना समय लड़के की पढ़ाई में लगता है। और कपड़ा लत्ता के विषय में, उनके उनके शौक श्रृंगार के विषय में सोचा जाए तो लड़की को ज्यादा खर्चा लगता है। और सबसे बड़ी बात, जब लड़की बड़ी सियान हो जाती, शादी योग्य हो जाती है, पढ़ने लिखने कहीं जाती है, तो उस समय माता पिता का दिमाग हमेशा लड़की के तो ऊपर होता है। अगर 8 बजे घर पहुंचने हैं, 9 बजे पहुंचते तो माता पिता का अंदर का पानी खोलने लगता है, भाई 1 घंटा लेट है। 1 घंटा लेट कैसे। लेकिन लड़का जो होता है, अगर 1 घंटे के बजाय 2 घंटा लेट आता है तो भी माता पिता का पानी खोलता नहीं है। और उसके अलावा जब लड़के की शादी होने को होती है तो लड़के की तरफ से क्या होता है कि हमको सुंदर लड़की चाहिए, सुशील लड़की चाहिए,
पढ़ी लिखी लड़की चाहिए, संस्कारी लड़की चाहिए, अच्छा परिवार भी चाहिए। इतना डिमांड होता है, इतना मांग होता है। आप अभी समझ सकते हैं, जब हर खर्चा उसके बराबर है और लड़की जब सियान हो जाती, पढ़ी लिखी, आज हर माँ बाप, कोई माँ बाप ऐसा नहीं चाहता कि अपने बच्ची को न पढ़ाए जी। और बच्ची जब शिक्षित और सक्षम हो जाती है तब उसकी शादी होती है जी। 25 साल तक तो माँ बाप उसको सेवा करते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, खर्चा करते हैं। और शादी के पर फिर जब इतने डिमांड के बाद कोई दहेज मांगता है, ये हमको विरोधाभास लगता है। इससे बुरा चीज़ कोई नहीं हो सकता, ये निकृष्ट चीज़ है। इसे दहेज जो मांगता है वो निकृष्ट आदमी हम अपनी तरफ से मानते हैं, मेरा विचार ऐसा कहता है। जी चलिए, कहने का मतलब दहेज बिल्कुल देना नहीं चाहिए। दहेज बिल्कुल देना नहीं चाहिए। और क्योंकि जब लड़की सक्षम हो जाती है, जो कमाएगी वो अपने ससुराल वाले को देगी, मायके वाले को नहीं देगी। सही बात। और आप बताइए, तैयार किया कौन? माता पिता। जी। मायके में तैयार हुई, सक्षम हुई, उसके बाद ससुराल जाती तो कमाई ससुराल वाले को देती है, उसके बाद भी दहेज मांगना ये मूर्खता है। मूर्खता है। हम तो कह रहे हैं जहाँ दहेज की बात उठे वहाँ तो दरअसल शादी ही नहीं करनी चाहिए। वो तो ठीक है ना, लोग मजबूरी में देते हैं और कहीं शौक से भी देते हैं लोग। आपसे मैं जानना चाहूंगा, हमारे यहाँ एक रीति रिवाज है, जब लड़का घर से निकलता है तो बर का मेटा जाता है। अब आपके यहाँ जाता है कि नहीं मुझे पता नहीं। लड़का जब नहा लेता है, उसी का पानी उस मेटा में भरते हैं, नाव लेके जाता है, तो लड़की वहां उसी पानी से नहाता है। पहले ऐसा था प्रैक्टिकल, आप तो बोतल में लेके जा रहे हैं, मतलब वो चीज नहीं हो रहा है लेकिन बोतल में लेके जाते हैं। तो इसके बारे में आपको जानकारी है कुछ? बर का बेटा? हाँ, बर का बेटा वही, लड़का नहाता है तो उसका पानी जाता है, लड़की नहाती है तो उसका पानी जाता है, दोनों को पानी मिला के वो लड़की नहाती है। तो दरअसल ये तो हमारे हिसाब से ठीक नहीं है, क्योंकि बर का बेटा। हाँ जी, बताएं। ऐसा है ना जी कि पहले की परंपरा ऐसी थी जी, जैसा हमारे पुरोहित लोग या बुजुर्ग लोग बताते थे जी, कि बर का बेटा जो जाता था, बर का नहाया हुआ पानी जो जाता था जी, उसका जो पसीना पसीना छूटता था जी, हाँ, उस पानी में आता था जी, तो आएगा उस पानी में आता था। और लड़की के जब लड़की के यहाँ जाते थे, नहाती जी। थी, उसके पसीने से अवगत हो जाती थी जी। हाँ, तो लोग बोलते थे कि भाई उसको समझ में आ गया। ये उसको समझ में आ गया कि भाई हमारे पति का पसीना कैसा है, हम उसकी संगत कैसे रहेंगे। अच्छा। इसलिए उस पानी को रखते थे, पानी से नहलाते थे। है वो तो आज की तारीख में बिल्कुल मूर्खता है, मूर्खता है, अनुचित है। क्योंकि कागजियत पसीना और पसीने के पानी को उससे नहलाना, ये तो सबसे बड़ी बात है। इतने अच्छे अच्छे साबुन है, सब नहाते हैं, पसीना से नहला कर उसको क्या दिखाना है। लेकिन मैं देख रहा हूँ लोग ले नहीं जाते, लेकिन एक प्रकार से वो रीति रिवाज करते हैं कि भाई ये है। बताइए, इतना गंदी चीज है, अगर लड़के को खजूल हुआ तो लड़की को भी हो जाएगा, सिंपल सी बात है। और वो लड़के का पानी जो नहाया हुआ है, उनके घर में उनका बाप भी नहीं नहाएगा, अगर बता दिया जाए नहीं नहाएगा। लेकिन लड़की को नहाने के लिए हमको तो दरअसल ये बिल्कुल खराब लगता है। नहीं, खराब चीज है भी, होना भी नहीं चाहिए जी। ये तो अब वही है, रस्म है भाई, चाहे जो भी करवा दें। जैसे कि आज कोई बोलता है गौमूत्र पीने से ये हो जाता है, गौ को गोबर खाने से ये चीज हो जाता है। मैंने यूट्यूब पे देखा, गोबर खा रहा था तो वही सब चीजें हैं। और ऐसा मुंह को पी के ऐसी मूर्खता चीजें भाई, हमारे कहने का मतलब संगत नहीं है। जी, गौमूत्र और गौ का गोबर इतना अच्छा है तो जो भी अपने यहाँ पुरोहित आते हैं उनको दान में वही दे देना चाहिए। 1 लीटर दूध सामने, मतलब मूत्र, और 1 किलो जो है गोबर, कि भाई ये ले जाइए, क्योंकि बहुत अच्छी चीज है, पवित्र चीज है। जी, बहुत अच्छा लगा और बहुत सारी जानकारी आपने दिया, उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद है, साधुवाद है। और लास्ट में यही कहूंगा कि आज वैज्ञानिक युग में दरअसल इस सब की कोई जरूरत नहीं है। तर्क करना जरूरी है, तर्कशील बनना जरूरी है, तर्कशील बनना जरूरी है। दूसरी बात ये समझ के चलना है कि ये चीज मैं क्यों करूं। जी, जी। जो कोई कहना चाहता है कि ये चीज करो तो उससे पहले पूछो कि क्यों करूं, जी। ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आप जिस आदमी जो आपको फोर्स दे रहा है, जो आपको प्रेस दे रहा है कि भाई हमको ये चीज करना चाहिए, उसी से पूछो कि क्यों किया गया। अगर आप वो क्यों बताएगा तो आप तर्क संगत से, आप तर्क से आप उसकी बातों को सुनिए और तर्क कीजिए कि होना चाहिए अथवा नहीं होना चाहिए। आप खुद समझ जाएंगे कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छा बात लगा। और अभी मैं कल गया था जो है कोपर खैरनार में, वहां पर माननीय विनय जी तथा उनके भाई थे, काफी चीज उन्होंने बताया कि सर जब हमको पता चल गया तो हम इसको नहीं करना है मेरे को, और यही होना चाहिए। अगर पढ़े लिखे इंसान है और आपको पता चल गया
इसका मतलब ये होता है, अगर अपने को लगता है तो बेकार चीज है तो नहीं करना चाहिए, ये मेरा मानना ये है। चीज तो भाई हम अपने आप को ऊपर घटित करते हैं, हम भी अंधविश्वास में ही थे। जी 23 नवंबर 2016 को एकाएक अंधविश्वास से निकले हैं। जी अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ, 4-6 साल हुआ। जी। और इतने अंधविश्वास में घुसे हुए थे कि आज हमको शर्म आती है वो चीज, पिछली चीज को सोच सोच कर कि मैं कैसे इसमें फंसा रहा, किस चीज में फंसा रहा। आज हमको इतना, कभी कभी इतना रात को सोता हूँ, गिलानी होती है। इतनी गिलानी होती है। आज मैं एकदम स्वच्छंद हूँ। और ये चीज होता क्यों है? डर और लालच। जी जी दो चीज यही है कि डर और लालच के कारण ये चीज होता है। किसी का डर, हमारा समाज क्या कहेगा, हमारा परिवार क्या कहेगा, देवी देवता क्या कुछ कर हम बिगड़ न जावे, ये तो डर है। लालच, इससे हमको ये फायदा मिल जाएगा, इससे हमको ये फायदा मिल जाएगा, वो हमको 4 आदमी अच्छा कहेंगे, 4 आदमी ऐसा कहेंगे, ये लालच है। जी। तो डर और लालच जिस दिन निकल जाए और उसी दिन हम आप इस चीज से स्वतंत्र हो जाएंगे। और डर और लालच से आप, हर आदमी ये जानता है ये नाजायज चीज है। डर भी नाजायज है, किसी से डरना नहीं चाहिए, किसी को डराना नहीं चाहिए। लालच तो बुरी बला है, हर आदमी, हर बच्चा जानता है। इसलिए डर और लालच जिस दिन निकलेगी उसी दिन हमारे अंदर से अंधविश्वास भी निकलेगा। चलिए, बहुत अच्छा लगा, बहुत आपने एकदम डिटेल में बताया। वीडियो थोड़ा सा लंबा बन चुका जरूर है, लेकिन आप लोगों से निवेदन है, जो लोग देख रहे हैं पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। और जय संविधान, जय विज्ञान, जय भारत, सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो।